जी, इतनी सुबह और इतनी ठंड में आप सब बाहर क्या कर रहे हैं? बहू, हम सब नहा चुके हैं। देख तेरे ससुर जी और प्रवीण को, दोनों ने ताजे ठंडे पानी से स्नान कर लिया है। क्या? इस कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से स्नान? बाजी, इंसान बीमार पड़ जाएगा। सीमा की शादी भरतपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ चुकी थी और उसे आए अभी केवल 2 दिन ही हुए थे। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब सर्दी बहुत अधिक थी तो सीमा ने अपनी सास शकुंतला से कहा, माँ जी, ठंड बहुत बढ़ गई है, आप मुझे बता दीजिए कि सबके रजाई और कंबल कहाँ रखे हैं। मैं उन्हें निकाल कर थोड़ी धूप दिखा देती हूँ ताकि रात को ओढ़ने के काम आ सके। बहू, तू कौन सी रजाई और कंबल की बात कर रही है? हम लोग रजाई कंबल ओढ़कर नहीं सोते, हम तो सिर्फ चादर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ तो हड्डियाँ गलाने वाली सर्दी पड़ रही है और आप कह रही हैं कि आप सब सिर्फ चादर में सोते हैं। अब क्या आप लोगों को ठंड नहीं लगती? बहू, पहले के जमाने में लोग बहुत कम कपड़ों में रहते थे, फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगती थी। हम तो फिर भी समाज के डर से कपड़े पहन लेते हैं। पुराने लोग ठंडे पानी से नहाते थे, तभी तो वो लंबी उम्र जीते थे और तंदुरुस्त रहते थे। इसीलिए हमारे घर में रजाई कंबल का इस्तेमाल नहीं होता। सीमा ये बात सुनकर डर गई क्योंकि उसे बचपन से ही बहुत सर्दी लगती थी। उसने घबराते हुए कहा, नहीं माँ जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बिना रजाई के नहीं रह सकती। सच में आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं जो बिना कंबल के सो जाते हैं। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहू, तू एक काम कर, अपने लिए बाजार से कंबल मंगवा ले। वैसे तो हम लोग इनका उपयोग नहीं करते, लेकिन अगर तू ओढ़ना चाहती है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। सास की बात सुनकर सीमा की जान में जान आई कि कम से कम उसे तो रजाई ओढ़ने की अनुमति मिल गई है। उसने तुरंत अपने लिए एक बहुत ही मुलायम और गर्म रजाई मंगवा ली। रात को जब सीमा और उसका पति प्रवीण सोने गए तो सीमा रजाई में दुबक कर लेट गई। उसे देख प्रवीण बोला, सीमा, ये क्या? अभी तो ठीक से सर्दी शुरू भी नहीं हुई और तुमने अभी से रजाई ओढ़ ली? क्या तुम्हें माँ ने बताया नहीं कि हमारे घर में कोई भी रजाई या कंबल इस्तेमाल नहीं करता? हाँ जी, माँ जी ने बताया था। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ लोग सर्दी में भी बिना रजाई के रहते हैं। देखो सीमा, हमें बचपन से ही ऐसी आदत डाली गई है। बिना रजाई के सोने से शरीर में फुर्ती रहती है और सुबह नींद भी जल्दी खुल जाती है। अगले दिन सुबह के 4 बजे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और पक्षी भी ठंड के मारे चहचहाना भूल गए थे। सीमा अपनी रजाई में दुबकी हुई मीठी नींद ले रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बहू, ओ बहू, उठ जा, सूर्योदय होने वाला है, जल्दी उठकर आंगन में आ। सीमा की नींद टूटी। उसने जैसे रजाई से हाथ बाहर निकाला, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ के पानी में हाथ डाल दिया। कांपते हुए वो बाहर आई। जी, इतनी सुबह और इतनी ठंड में आप सब बाहर क्या कर रहे हैं? बहू, हम सब नहा चुके हैं। देख तेरे ससुर जी और प्रवीण को, दोनों ने ताजे ठंडे पानी से स्नान कर लिया है। क्या? इस कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से स्नान? बाजी, इंसान बीमार पड़ जाएगा। अरे बहू, बीमारी तो मन का वहम है। देखो हम कितने तंदुरुस्त हैं। जो शरीर को कष्ट देता है वही लंबी उम्र जीता है। तू भी जा और ठंडे पानी से नहा ले, शरीर की सारी सुस्ती भाग जाएगी। नहीं ससुर जी, मैं तो गर्म पानी करूंगी, मेरे हाथ पर तो अभी से सुन्न पड़ रहे हैं। शकुंतला ने सिर हिलाया और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई कि शहर की लड़कियां बहुत नाजुक होती। सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर गई जहां गांव की अन्य औरतें मौजूद थीं। क्यों सीमा बिटिया, सुना है तेरे ससुराल में इस बार भी रजाई ना निकली? भरत बाबू का परिवार तो पूरे गाँव में अपनी सजीव जिद के लिए मशहूर है। हाँ रमला चाची, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पूरा परिवार सिर्फ एक चादर में सोता है। मुझे तो रजाई ओढ़ने में भी शर्म आती है, जैसे मैं कोई अपराध कर रही हूँ। अरे डर मत, तू ओढ़ अपनी रजाई। इनके घर की तो रीति उल्टी है। पिछले साल ससुर जी को तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने कंबल नहीं ओढ़ा। कहते थे कि बुखार तो गर्मी का प्रतीक है, उसे कंबल से और क्यों बढ़ाना। सीमा ये सुनकर और भी डर गई। उसे चिंता होने लगी कि अगर कोई बीमार पड़ा तो क्या होगा। उस रात पारा शून्य के करीब पहुंच गया था। हवा खिड़कियों की दरारों से ऐसे आ रही थी जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। सीमा अपनी 2 परतों वाली रजाई में भी कांप रही थी। अचानक उसे प्रवीण के कराहने की आवाज सुनाई दी। जी, आप ठीक तो हैं? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं सीमा, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है, आपका शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। प्लीज मेरी आधी रजाई आप ले लीजिए, जिद छोड़िए प्रवीण जी। नहीं, माँ को पता चलेगा तो वो कहेंगे कि मैं कमजोर हो गया हूँ। हमारे खानदान में पुरुषों ने कभी रजाई नहीं छुई। भाड़ में गई ऐसी परंपरा जो जान दे ले। रुकिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सीमा दौड़कर शकुंतला के कमरे में गई। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गई। शकुंतला और ससुर जी दोनों एक ही चादर में सिमटे हुए थे और ठंड के मारे उनके हाथ पैर नीले पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उठकर गर्म कपड़े नहीं पहन रहे थे। माँ जी, ससुर जी उठिए, देखिए प्रवीण जी की क्या हालत हो गई है। उनके फेफड़ों में ठंड बैठ रही है। शकुंतला घबरा कर उठी और प्रवीण के कमरे में आई। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ गया था। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ? तू तो बहुत कांप रहा है। माँ जी, अब तो बस कीजिए। आप इसे बहादुरी कहती हैं? ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। क्या आपको अपने बेटे की जान से ज्यादा प्यारी अपनी ये रजाई ना ओढ़ने वाली परंपरा है? शकुंतला चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी जिद उसके इकलौते बेटे को अस्पताल पहुंचा सकती है। ससुर जी, आप भी सुनिए। पुराने जमाने में लोग गुफाओं में रहते थे, तो क्या हम भी आज घर छोड़ दें? समय बदल गया है। अगर आज हमने रजाई नहीं ओढ़ी तो कल हम सब बीमार होंगे और फिर डॉक्टर को हजारों रुपए देंगे।
अगले दिन सूरज निकला तो घर का माहौल बदला हुआ था। सीमा ने देखा कि ससुर जी धूप में बैठे थे और उनके कंधों पर एक पुराना लेकिन गर्म लोई यानी ऊनी चादर। शकुंतला रसोई से बाहर आई और सीमा को अपने पास बुलाया। बहू, कल रात तूने जो कहा वो मेरी समझ में आ गया। हम लोग अपनी जिद को परंपरा समझ बैठे थे। प्रवीण अब ठीक है, पर उसे वाकई बहुत तेज ठंड लग गई थी। माँ जी, मेरा मकसद आपका अपमान करना नहीं था। नहीं बहू, तूने तो हमारी जान बचा ली। आज मैंने प्रवीण को शहर भेजा है। मैंने उसे कहा है कि पूरे घर के लिए सबसे अच्छी रजाइयाँ और गर्म कंबल लेकर आए। अब से इस घर में कोई भी ठंड से नहीं ठिठुरेगा। उस दिन के बाद भरतपुर के उस घर में बिना रजाई वाली परंपरा हमेशा के लिए दफन हो गई।